चलो सर। आज आपको रेल संपत्ति विद्युत और कब्जा अधिनियम 2012 के संबंध में बताया जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद रेलवे का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसमें रेल यात्रियों और माल ढुलाई का कार्य रेलवे के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, जिसमें अपराध होना भी स्वाभाविक था। इस वजह से 1955 में रेलवे स्टोर एक्ट बनाया गया, परंतु उसमें जांच की पावर सिविल पुलिस को ही थी। आरपीएफ के पास उस संबंध में कोई भी जांच का अधिकार नहीं था। सिविल पुलिस का क्षेत्राधिकार अपने अपने राज्य में सीमित होने की वजह से ये महसूस किया गया कि ये अधिकार आरपीएफ को दिया जाए, और सन 1966 में स्टोर एक्ट को ख़त्म करके रेल संपत्ति विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 लागू किया गया। इसकी में रेल संपत्ति चोरी की जांच, अधिकारियों की अपराधियों की पकड़ और उनका विमोचन सभी कार्य आरपीएफ के सुपुर्द किया गया। इस एक्ट में 16 धाराओं का समायोजन किया गया, जिसके बारे में क्रमवार में आपको बताऊंगा। आरपीएफ एक्ट सन 1966 में बना, 1/4/1968 को भारतवर्ष में लागू किया गया। इसकी धारा 1 में ये रेल संपत्ति विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 कहलाएगा, संशोधित अधिनियम 2012 कहलाया जा सकेगा। यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। ये उस तारीख से माना जब भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करके निर्धारित करे। नंबर 2, आरपीएफ धारा नंबर 2 में परिभाषित किया गया है जो शब्द इसमें समायोजित हैं। पहला, बल से तात्पर्य ऐसा बल का गठन जिसका गठन आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 3 के तहत किया गया हो। बल सदस्य से तात्पर्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे बल सदस्य कांस्टेबल से निरीक्षक तक की श्रेणी के जिनकी नियुक्ति आरपीएफ में की गई है। रेल संपत्ति से तात्पर्य वह धन, माल, मूल्यवान दस्तावेज जो रेलवे के स्वयं के हों या उसके सुपुर्द किए गए हैं। ऑफिसर ऑफ द फोर्स, धारा 2C में इसका वर्णन किया गया है। ऑफिसर ऑफ द फोर्स से तात्पर्य ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 4 के तहत की गई या केंद्र सरकार के द्वारा इस बल में नियुक्त किया गया हो। धारा 3 इस एक्ट की मुख्य धारा है, जिसमें रेल संपत्ति ऐसी कोई रेल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाए या जिसके बारे में उचित संदेह हो कि उसके कब्जे में रही थी, इस चीज़ के पर्याप्त सबूत हों कि यह चुराई गई है या बेईमानी से प्राप्त की गई है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। प्रथम अपराध के लिए 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यह सज़ा जब न्यायालय अपने निर्णय में विशेष कारण उल्लेखित न करे 1 वर्ष के कारावास से कम न हो सके और 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा से कम नहीं हो सकेगा। दोबारा या और अधिक अपराध करने पे इसमें 5 वर्ष तक का कारावास के साथ साथ जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। यह कारावास कोर्ट अपने फैसले में विशेष कारण उल्लेखित न करे तो 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये जुर्माने से सज़ा से कम नहीं हो सकेगी। धारा 4 में यदि कोई भवन, दुकान, मकान का मालिक रेल संपत्ति के चोरी, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र में शामिल पाया जाएगा या उसके ऊपर मनों को उल्टा करेगा, चुप रहेगा अर्थात उसको छुपाएगा, तो वह भी धारा 3 में वर्णित धारा से 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने सज़ा से दंडित किया जाएगा। धारा 5 में इस अपराध को असंज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, जबकि इसकी सज़ा 5 वर्ष तक का कारावास है। जिन अपराधों में 2 वर्ष तक से अधिक की सज़ा है वो संज्ञेय श्रेणी में आते हैं, परंतु 5 वर्ष तक कारावास विशेष एक्ट होने की वजह से तब भी ये असंज्ञेय है। धारा 6 में इस
इस एक्ट के तहत जो कोई व्यक्ति रेल संपत्ति की चोरी करने में शामिल पाया जाएगा या जिसके बारे में उचित संदेह होगा, उसको बिना वारंट बल सदस्य या बल अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा। धारा 7, इस एक्ट के अधीन अपराध में यदि कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी या बल सदस्य के अलावा गिरफ्तार किया जाता है तो वह अतिशीघ्र निकटतम थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश करेगा। धारा 8, धारा 6 और धारा 7 में बताए गए अपराध करने वाले व्यक्ति के बल अधिकारी को सौंपे जाने पे उस व्यक्ति के विरुद्ध बल अधिकारी जांच में सक्रिय होगा। इसमें 2 पार्ट हैं। ए में वह बल अधिकारी अपनी जांच के दौरान उन अधिकारों और उन कंडीशंस के अंडर में के अधीन काम करेगा जो सीआरपीसी में एक थाना प्रबंधक को मिले हुए होते हैं। नंबर 2 या बी, अगर जांच अधिकारी के यह राय है कि पेश किए व्यक्ति के द्वारा अपराध करने पर्याप्त सबूत हैं तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अपराधी को पेश करेंगे। उनकी राय भी है कि अपराध के पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो वो बंद पत्र के साथ उसको रिलीज कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के आदेश अनिवार्य रहेंगे। धारा 9 में जांच की कार्रवाई, बल अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अपराध में शामिल रहा है और जिसका इस जांच में अनिवार्यता समझता है उसको सम्मन दे सकेगा। जांच में शामिल होने के लिए दस्तावेजों की मांग कर सकता है। उन वाहन या ऐसी जगह को जब्त कर सकता है जो उसके प्रयोग रेल संपत्ति की चोरी के संबंध में प्रयोग में लाए गए। इस एक्ट के तहत धारा 9(4) में सभी जांच कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। धारा 10, इस अपराध के संबंध में जांच अधिकारी कोर्ट से सर्च वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु सर्च वारंट ले सकेगा। और जांच अधिकारी धारा 10 के 2 में बताया गया है, जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लिखित प्रमाण पत्र सर्च वारंट के हेतु देगा जिसमें कोर्ट लिखित प्रार्थना पर किसी भवन दुकान मकान की तलाशी हेतु उसमें प्रवेश करने की अनुमति देगा। और तलाशी का तरीका वारंट के में उल्लेखित किया जाएगा। जांच अधिकारी तलाशी के दौरान किसी मकान में प्रवेश कर सकेगा और उतना बल प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो, परंतु ये बल मृत्युकारित नहीं होगा। ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पहले जहाँ कोई नारी या प्रदानशील हो तो उसको बाहर निकलना पूर्ण मौका दिया जाएगा। और अगर मकान में प्रवेश करने के लिए बाधा उत्पन्न की जाती है तो मकान के दरवाजे को तोड़ के भी उसमें प्रवेश कर सकेगा। धारा 11, मकान की तलाशी और अरेस्ट किस प्रकार से अमल में लाई जाएगी। किसी इस अपराध के अपराधी को गिरफ्तार करने के दौरान और किसी दुकान मकान की तलाशी के दौरान वे ही उपबंध या वे शर्तें लागू होंगी जैसा कि सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। धारा 46 और धारा के 100 के नियमों का 100 सीआरपीसी के नियमों का पालन किया जाएगा। धारा 12, इस एक्ट के तहत जुर्म किए गए व्यक्ति गिरफ्तारी के दौरान जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपनी सहायता के हेतु बुला सकता है
और सहायता करने वह व्यक्ति बाध्य रहेगा। धारा 13, इस जुर्म के धारा आरपीपी एक्ट 1966 की धारा 13 के तहत इस एक्ट के अपराधियों के द्वारा जो भी वाहन, ट्रॉली इत्यादि इस्तेमाल में लाई गई है उसको जब्त करने की शक्ति जांच अधिकारी की होगी। धारा 14, इस एक्ट के इस एक्ट को कोई भी अन्य एक्ट ओवरराइड नहीं कर सकेगा। धारा 15, यह एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू रहेगा। धारा 16 के तहत स्टोर एक्ट 1955 समाप्त किया गया और संशोधित रेल अधिनियम 2012 वर्तमान में लागू है।